हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है, जीवन अच्छा चल रहा है और आपका वैलेंटाइन वीक भी अच्छा गया हो। अगर नहीं गया हो तो कमी तुम लोग में, ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो सर SRE 2400 पढ़ने जा रहे हैं। SRE का क्या नाम है सर? SRE इसका पूरा नाम क्या है? SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट 2400, जिसको SRE 2400 बोलते हैं। सर पूरा नाम क्या है इसका? एक बार पूरा नाम बोलो मेरे साथ। इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आओ इधर आओ। आपने अभी तक ऑडिट पढ़ा, आज अपन रिव्यू का एंगेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑडिट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, बट आज अपन रिव्यू एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 2400 एंगेजमेंट, जिसमें अपने को रिव्यू करना है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखो सर एक बार इसको आओ, अपने प्यारे प्यारे नोट्स पर आओ सर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर आपने पढ़े एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, राइट। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में दो तरह के एंगेजमेंट हो गए। एक तो एश्योरेंस इंगेजमेंट, जिसमें ऑडिटर या फिर रिव्यूअर जो भी होगा या फिर प्रैक्टिशनर जो भी होगा क्या करेगा? एश्योरेंस देगा, ठीक है। एश्योरेंस इंगेजमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है आपका नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। क्या होता है साहब? नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। इसमें भी दो स्टैंडर्ड है, इनको बोलते हैं SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इसमें दो स्टैंडर्ड है, SRS 4400, 4410, ठीक है सर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसमें दो स्टैंडर्ड है और इसमें कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। नो एश्योरेंस इज गिवन, ठीक है। वेरी सिंपल, नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट, खत्म काम खत्म। आओ इधर। तो एश्योरेंस इंगेजमेंट की अगर बात करें तो ऑडिट करेंगे, रिव्यू करेंगे और कुछ अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट होते हैं, राइट। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रिव्यू इंगेजमेंट के बारे में। ऑडिट इंगेजमेंट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से इंटर की पहली क्लास ली तब से ऑडिट इंगेजमेंट में आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में सुना और फिर बहुत सारे स्टैंडर्ड पढ़े। आर्टिकलशिप के दौरान भी आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यूज किए होंगे, राइट। तो आप सबको ऑडिट इंगेजमेंट के बारे में तो पता है, अगर याद नहीं है तो पता तो है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं। तो सर अपने जो ऑडिट इंगेजमेंट होता है ना, उसमें अपन डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसको अपन डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं, फिर ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। इतना पढ़ा ना बचपन में, ठीक है। तो सर इसमें अगर अपन ने ऑडिट किया है तो सर अपन कौन सा टाइप ऑफ एश्योरेंस देते हैं? सर रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। ऐसे 200 में पढ़ा, ठीक है। कौन सा सर अपन एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब 100% एश्योरेंस नहीं देते, बट रीजनेबल देते हैं, और वो रीजनेबल हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है अगर आप कंपेयर करो 100% से। 100% एश्योरेंस तो अपन देते नहीं है, सिंपल सी बात है। और क्यों नहीं देते वो भी आपको पता है, क्योंकि ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स राइट नाउ। बट अभी आ जाओ अपने रिव्यू इंगेजमेंट में, रिव्यू इंगेजमेंट। तो सर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, इसमें दो स्टैंडर्ड है, SRE 2400 और 2410, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी स्टैंडर्ड्स। अगर आप इसमें देखोगे तो ऑडिट में ना जो काम डिटेल में किया ना, वो यहां पर लिमिटेड एग्जामिनेशन करना है। मतलब यहां पर आपने डिटेल एग्जामिनेशन किया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, यहां पर आप करोगे लिमिटेड एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वेरी सिंपल, और इसमें दो स्टैंडर्ड है, राइट। तो आ जाओ अपने वापस नोट्स में। तो सर ऑडिट और रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग को समझाओ ना। रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट है, ठीक है। इसमें अपन रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं ऑडिट में, ठीक है, बेसिक सी बात। और रिव्यू में सर लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट है, जिसमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, राइट। तो यहां पर आप अपना लिखना कि इसमें कौन सा एश्योरेंस आता है? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस जाता है, ठीक है भाई साहब। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो सर ये लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट होता है रिव्यू, इसमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, देन रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट, ठीक है। और ऑडिट में बहुत सारा एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है कौन? ऑडिटर। ऑडिटर परफॉर्म को क्या करता है सर? एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स करता है, जिसमें इंक्लूड होता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल वगैरह, जो भी कंट्रोल टेस्टिंग करता है, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में दो चीज होती है, अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो देखो। एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। डिटेल में चेकिंग करते, डिटेल में टेस्टिंग करते, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में एनालिसिस करते, कंपेरिजन देखते, रेशियोज निकालते, ट्रेंड्स देखते, राइट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। पर रिव्यू में तो बहुत कम काम करते हैं सर, फ्यू प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करने होते हैं। सर ऑडिट में बहुत काम होता है, रिव्यू में बस फ्यू प्रोसीजर्स ही करने होते हैं। और फ्यू का भी नाम दिया है सर, एक तो इंक्वायरी, एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स। माने कि अगर आपका रेंट पिछले बार से 1 लाख था और अब की बार 1.5 लाख हो गया, तो आप ये देखो कि 50,000 क्यों बढ़ा। मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स करो, एनालिसिस किया आपने और इसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करो, बस ये दो ही काम करने को बोला, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का।
ऑडिट में कितना काम करते हैं, बट रिव्यू में बहुत कम काम करना, बहुत फ्यूअर प्रोसीजर्स करने हैं, जो फोकसिंग ऑन इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आओ सर, इसमें आपको रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं ऑडिट में ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, साई आप क्या करोगे, रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसमें सर लिमिटेड कंक्लूजन से आएगा, ड्रॉज लिमिटेड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इसमें ऑडिट वर्ड यूज नहीं करना, ध्यान रहना, सतर्क रहना। ठीक है, जहां पर ऑडिट आपने यूज कर दिया रिव्यू में तो आप गए, ये गलती आप मत करना। और ऑडिट में अपन जो एश्योरेंस ओपिनियन देते हैं, जो एश्योरेंस ओपिनियन होता है, वो अगर उसका लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो वो होता है पॉजिटिवली वर्डेड। और जो एश्योरेंस कंक्लूजन्स, देखो ऑडिट में ओपिनियन जाता है और रिव्यू में सर कंक्लूजन जाता है। प्रोवाइड एन एश्योरेंस कंक्लूजन्स और लैंग्वेज ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन इज निगेटिवली वर्डेड। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है सर, इसका मतलब अगर आपको मैं समझाऊं 1 मिनट लगा के, तो इधर आओ सर। अगर देखो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं तो अपन सीधा सीधा लिख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, सीधा सीधा बोल देते हैं कि ये भैया ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। पर निगेटिवली वर्डेड में अपन कहते हैं नथिंग हैज कम टू अटेंशन, हमको कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके वजह से हमें ये बिलीव हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आप पॉजिटिव वर्डेड और निगेटिव वर्डेड की ये दोनों लाइन पढ़ो, कहने का मतलब तो सिंपल सा यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, राइट। लेकिन अगर पॉजिटिवली तो सीधा सीधा कहता है, कोई दिमाग नहीं लगाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सिंपल। निगेटिवली वर्डेड घुमा घुमा के मारा, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, भैया कोई ऐसी चीज हम लोग को नहीं मिली जिससे हमें यह बिलीव हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू तो देता। ठीक है, वही लिखा है। तो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, जो आप लोग देख लो। ठीक है, कोई टेंशन इसमें है। अगर एसआरई की बात करें 2400 एसआरई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 की बात करें तो इसमें ऑडिटर नहीं, इसमें प्रैक्टिशनर होता है। और प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है सर, कि वो इंगेज होगा टू परफॉर्म अ रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये प्रैक्टिशनर आपका ऑडिटर नहीं है। आप भूले नहीं, आप ध्यान रहे, जो बंदा आपका ऑडिटर होता है, जो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है, वो ये बंदा नहीं है, ये प्रैक्टिशनर है, जो आपका ऑडिटर नहीं है। तो सिंपल सा लिख दो, ये जो प्रैक्टिशनर जो रिव्यू करता है, ही इज नॉट द ऑडिटर ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कोई दूसरा बंदा ही होगा। ठीक है, होगा सीए ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जो ऑडिटर आपका ऑडिट करता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ये रिव्यू नहीं कर रहा, उस पर ये एसआरई 2400 नहीं अप्लाई हो रहा। एसआरई 2400 उस प्रैक्टिशनर पर अप्लाई होता है जो प्रैक्टिशनर इंगेज है तो रिव्यू आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये प्रैक्टिशनर आपके कंपनी का ऑडिटर नहीं है, आपके एंटिटी का ऑडिटर नहीं है, ध्यान रहना। ठीक है, गलती मत करना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले आपने स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया या फिर जनरल पर्पज फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया, कैसे भी बनाया, तो सर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब जो आपका वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बना हुआ है, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, वो किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना होगा ना। बहुत इजी, ऐसे 700 में पढ़ते हैं अपन ये लोग। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हुआ है, क्या वो भी रिव्यू हो सकता है सर एज पर एसआरई 2400? जी हाँ सर, वो भी रिव्यू हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर अब यहां पर देखो, प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट से अगर आप एक्सेप्ट करते हो, प्रैक्टिशनर अगर रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उससे पहले इन प्री कंडीशन का ध्यान देगा। और जिन बच्चों ने पिछली बार इन प्री कंडीशन का ध्यान दिया था, तो आपके 5 नंबर आए थे। ठीक है, नवंबर 24 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर। कहते हैं लोग, कहते हैं केस स्टडी आता है कि ये आता है वो आता है, कुछ नहीं, सिंपल सा प्री कंडीशंस पूछा था फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट। ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके 5 मार्क्स आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, अब गलतियां मत करो, अब ध्यान से पढ़ो आगे के लिए। ठीक है सर, प्री कंडीशन क्या है फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट? रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्री कंडीशन है भैया। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, किसके हिसाब से बना होगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो इंड एस के हिसाब से या एएस के हिसाब से जैसा भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, वो एफआरएफ जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा थारा भाई ऑडिटर। डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिससे प्रिपेयर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक्सेप्टेबल है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर अपन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, अरे भैया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको अपन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। सर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना होता है। ठीक है, तो उसमें अपने प्रैक्टिशनर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है 2 चीजों की। एक तो पर्पस क्या है इस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, और इसके यूजर्स कौन है, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है।
तो वी आर स्टडिंग व्हाट आर द प्री कंडीशन। भैया प्री कंडीशन क्या होगी, आपको अगर एक्सेप्ट करना है रिव्यू एंगेजमेंट तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि आपको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, जिससे ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, जिस एफआरएफ से बना है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और अगर बात करें स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तो प्रैक्टिशनर, ऑडिटर यहां वर्ड यूज मत करना, गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। तो सर यहां पर आप बोलोगे स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बना है तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस चीज की, भैया ये क्यों बना है, पर्पस क्या है और इसके यूजर्स कौन है, राइट। पहली प्री कंडीशन खत्म, आपको मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेने का है। तो ऑब्टेन करो एग्रीमेंट, किससे, मैनेजमेंट, किस चीज का, कि वो मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है, इस चीज को मानता है और समझता भी है। तो सर मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है, मानता है और अंडरस्टैंड करता है क्या, अपनी जिम्मेदारी, इस चीज का एग्रीमेंट ले लो कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है, किसके हिसाब से, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ऑब्टेन कर लेना एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा, मानेगा और समझता भी है अपनी जिम्मेदारी की, भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। और भैया आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दौरान प्रिपरेशन जब हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल भी तो लगाने पड़ेंगे। कौन लगाएगा, ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट लगाएगा साहब। यहाँ पर ऑडिटर वर्ड बोलना ही नहीं है, यहाँ पर तो मैनेजमेंट लगाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिशनर भी यहाँ पर प्रैक्टिशनर यूज करना है, ऑडिटर वर्ड यूज ही नहीं करना है। तो फॉर सच इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि भैया जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वो इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। तो भैया ये लिख के दे, बोल मत। अब सुनो सर, पॉइंट नंबर 3 वेरी इजी, टू प्रोवाइड प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर को एक्सेस दो सारी इंफॉर्मेशन का जो रिलेवेंट है हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। भैया जो प्रैक्टिशनर अपना क्या करने आया है सर, यहां पर रिव्यू करने आया है कि नहीं, रिव्यू करने आया है। हम पढ़ रहे हैं प्री कंडीशन, प्री कंडीशन में हमने ये पढ़ा, डिटरमाइन करो कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ले लो, लिखवा के ले लो कि वो एक्नॉलेज मतलब मानता है और समझता है अपनी जिम्मेदारी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ध्यान से सुनो, सब याद होगा। और फॉर सच इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है, जरूरी है टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ले। और भैया लिख के दो कि आप प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिशनर को, क्या प्रोवाइड करोगे, सारी इंफॉर्मेशन, आप सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस दोगे, ठीक है, जो रिलेवेंट है टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर रिक्वेस्ट करता है वो भी दो, ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करोगे। और प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करोगे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अगर वो सेकंड फ्लोर में जो मैम बैठती है उससे अगर ये प्रैक्टिशनर मिलना चाहता है तो उसको रोको ना, टोको ना, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो टू पर्सन विद इन द एंटिटी, जिससे उसको लगता है कि नेसेसरी एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आओ सर, अब अपन पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं रखता हूं क्योंकि ये भी इस नहीं तो अगले एग्जाम में तो आपको दिखी जाएगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, भैया आप रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो और कंटिन्यू करना चाहते हो, तो सर कौन से ऐसे फैक्टर है जो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, भैया मैं अगर पहली बार एक्सेप्ट कर रहा हूं रिव्यू एंगेजमेंट तो ये सारे फैक्टर्स देखूंगा ना, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा रिव्यू एंगेजमेंट अगर ये चीजें होगी तो। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैं इनका रिव्यू एंगेजमेंट पिछले साल भी किया, इस साल भी रिव्यू एंगेजमेंट करना चाहता हूं, मतलब कंटिन्यू क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। जब कंटिन्यू करने की भी बात होती है तो मैं ये सारी चीजें देखूंगा। अगर इनमें से एक भी गायब है तो मैं नहीं करने वाला रिव्यू। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। तो सर प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट नहीं करेगा रिव्यू एंगेजमेंट, कब नहीं करेगा सर, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉइंट नंबर डी पर देखना, जब पी ने प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग से उसको ये इंडिकेट होता है कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए रिव्यू के लिए वो आपको नहीं मिलेगी, अनअवेलेबल, और उस पर रिलाई नहीं कर सकते, अनरिलायबल। पॉइंट नंबर डी पढ़ो भाई लोग। प्रैक्टिशनर की प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ये इंडिकेट करती है कि जो जानकारी चाहिए जिससे हम रिव्यू परफॉर्म करेंगे वो आपके लिए अनअवेलेबल है, नहीं मिलेगी, या फिर अनरिलायबल है। तो भैया आप नहीं एक्सेप्ट करोगे रिव्यू एंगेजमेंट। आप कौन, प्रैक्टिशनर, ऑडिट का नाम लोगे, यही गोली मार दूंगा, ठीक है। आगे देखो सर, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आप पर लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा दिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आप पर क्या लगाता है सर, इंपोज करता है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है उसके ऊपर लिमिटेशन थोप देता है, आपको रोक दिया जाता है। तो आपको सर उसकी वजह से सर आपको कंक्लूजन, डिस्क्लेमर वाला कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करना। आप कौन, प्रैक्टिशनर, ठीक है। आप पर क्या थोप दिया जाएगा सर, लिमिटेशन ऑन स्कोप इंपोज कर दिया जाएगा, तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। तो सर अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी
आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया मतलब। तो सर आपको इनकी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं हो रहा क्या? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे अब आपको डाउट हो रहा है। पॉइंट नंबर सी पर ध्यान दे जनता, डाउट करो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। भैया प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट नहीं करेगा रिव्यू एंगेजमेंट अगर उसको डाउट हो रहा है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी पर, जो अफेक्ट करेगा, लाइकली टू अफेक्ट दी प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ रिव्यू। रिव्यू कैसे करेगा? आपको उन पर डाउट है और जिस पर डाउट होता है आप उस पर मतलब आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप उसकी इंटीग्रिटी के बारे में सोच रहे हो तो अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट भूल गए क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें भी तो होगी। तो सर आपकी रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ये एक्सेप्ट मत करना रिव्यू एंगेजमेंट। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस अगर आपकी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे रिव्यू एंगेजमेंट। पॉइंट नंबर बी कंप्लीटेड। सर आओ ऊपर दो। और पी सेटिस्फाइड नहीं है कि भैया इस एंगेजमेंट को करने का कोई भी रेशनल पर्पज है तो आप मत करना ना। सर रेशनल पर्पज नहीं है इसका मतलब समझाओ ना। सर पी सेटिस्फाइड नहीं है, पहला ये लाइन देखो, पी एक्सेप्ट नहीं करेगा रिव्यू एंगेजमेंट अगर ये 5 चीजें होती है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि अगर पी सेटिस्फाइड नहीं है कि ये एंगेजमेंट का कोई रेशनल पर्पज है। रेशनल पर्पज मतलब सर अगर आप पर वो लोग लिमिटेशन स्कोप ऑफ वर्क लगा रहा है तो क्या इस एंगेजमेंट को करने का कोई रेशनल है, पर्पज है? नहीं है, पर्पज ही नहीं है भैया। ये तो अपने स्कोप जो आपका इस काम करने का स्कोप है उसके ऊपर लिमिटेशन, तो आप क्यों काम करोगे? लिमिटेशन लगा रहा है तो कोई रेशनल पर्पज नहीं है, ठीक है। और सर दूसरा एग्जांपल दो ना कि रेशनल पर्पज नहीं है। सर आपका जो एसोसिएट करेगा, प्रैक्टिशनर का नाम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट करेगा इन अप्रोप्रिएट मैनर में तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। पी इज नॉट सेटिस्फाइड कि इस एंगेजमेंट का कोई रेशनल पर्पज है। सर रेशनल पर्पज के एग्जाम्पल अपर लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क ठोक दिया, आपका एसोसिएट करेगा प्रैक्टिशनर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इन अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट नहीं करना भाई साहब काम। और आपको लगता है इसके लिए रिव्यू एंगेजमेंट ठीक नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। आप गए प्रैक्टिशनर गया मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई प्रैक्टिशनर हमारा रिव्यू एंगेजमेंट कर, पर आप बोल रहे हो भाई इसके लिए रिव्यू नहीं, इसके लिए तो पूरी ऑडिट करनी पड़ेगी। तो रिव्यू एंगेजमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है इस सर्कमस्टेंसेस में, तो आप रिकमेंड करोगे अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो अगर प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड नहीं है किस चीज से कि रिव्यू एंगेजमेंट इन लोग के लिए ठीक होगा, मतलब इनके लिए अप्रोप्रिएट होगा। अगर भैया रिव्यू एंगेजमेंट ठीक ही नहीं होगा इन लोग के लिए तो अपन कैसे करेंगे? सारी भले 2400 में कुछ भी कहें, हम तो इनका रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, कंसीडर रिकमेंडिंग अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। वेरी सिंपल। मक्खन आओ नीचे आओ। आओ सर इसको याद कैसे करेंगे? अरे याद करने का क्यों टेंशन लेते हो? ये फोटो बनाता हूं ना, ये फोटो देखो, ये फोटो अगर देखो, फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। आपने पहले क्या मांगा था याद रखो, आपने पहले मांगी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल और अनरिलायबल है तो आप एक्सेप्ट नहीं करना। प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड कि जो इंफॉर्मेशन अगर रिव्यू के लिए जरूरी है वो अनअवेलेबल होगी और अनरिलायबल होगी तो प्रैक्टिशनर नहीं एक्सेप्ट करेगा रिव्यू एंगेजमेंट। प्यार से देखो बहुत ईजी है, मतलब आप पर लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क लगा रहा है, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क लगा रहा है तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इसकी वजह से आपको डिस्क्लेम करना पड़ेगा कंक्लूजन। यहां पर ओपिनियन वर्ड यूज मत करना मेरे भाई, ठीक है। और भैया आपने इंफॉर्मेशन मांगी, बोला नहीं है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको दे भी दी तो आपने बोला रिलायबल नहीं है, और या फिर लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क लगा दिया आप पर, तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे आपको डाउट होगा। तो अगर आपको डाउट है इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करना रिव्यू एंगेजमेंट। अब उनकी इंटीग्रिटी से आप अपनी इंटीग्रिटी भी देखो, मतलब आप अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट भी देखो। तो आपको लगता है आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मत करो ना एक्सेप्ट एंगेजमेंट। तो प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड ही नहीं है कि इस एंगेजमेंट का कोई रेशनल पर्पज है। सर रेशनल पर्पज के 2 एग्जांपल थे कि आपके ऊपर लिमिटेशन स्कोप ऑफ वर्क लगा देता है, या फिर आपका प्रैक्टिशनर का नाम एसोसिएट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इन अप्रोप्रिएट मैनर में, और रिव्यू एंगेजमेंट इनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो रिकमेंड कर देना दूसरा वाला। सिंपल, वेरी इजी। आए तो 5 नंबर ले लेना, भाई को थैंक यू बोलना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, हाँ मजा आ रहा है तो सर आगे देखो, डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है, प्रोसीजर्स। नोट्स चाहिए तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम पर जाओ, पूरी बुक की पूरी बुक है, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, एंजॉय करो, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ाई करो। अब अगर आप अच्छे से मे 25 के लिए मैं अभी ये सारे नए सारे स्टैंडर्ड अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। आप बस वो नोट्स रेफर करो, क्वेश्चंस वाले भी वीडियो भी अगर टाइम मिलेगी तो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आओ
तो सर प्रोसीजर्स की बात करते हैं, डिजाइन करने हैं और परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर्स। कौन से प्रोसीजर्स इसमें परफॉर्म करने तेरे सांबा? दो ही, एक इंक्वायरी दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक इंक्वायरी करेंगे दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एक इंक्वायरी दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर, एक इंक्वायरी। सर बाकी जो बचपन में पढ़े थे ऑब्जर्वेशन कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रीपरफॉर्मेंस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और सर बहुत कुछ पढ़ा था वो यहाँ पर करेंगे क्या? वहां पर जो पढ़ा था वो ठीक है, जो ऑडिट में करते हैं। यहाँ पर बस दो काम करना, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आई डोंट नीड एनी डाउट ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो इंक्वायरी में क्या करते हैं? सीख करेंगे नॉलेज, लोगों से पूछताछ करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। इंक्वायरी इंक्लूड सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट और अदर पर्सन, जो एंटिटी के अंदर है उनसे उनका सारा नॉलेज ले लेंगे और फिर उन्हीं के ऊपर चढ़ जाएंगे, बोलेंगे इंक्वायरी की, फिर बताओ ये बताओ वो बताओ। यही तो करते हैं अपन, चाहे ऑडिट हो चाहे रिव्यू हो, ठीक है। पर रिव्यू में आपको एक इंक्वायरी करना है, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना है। इंक्वायरी में सीख करेंगे नॉलेज फ्रॉम द मैनेजमेंट या फिर जो अदर पर्सन है आपके एंटिटी में। सर इंक्वायरी में कौन से मैटर पर आप इंक्वायरी करेंगे? कैसे याद करेंगे सर? 6 पॉइंट दिख रहे हैं। अरे डर मत ना, मैं हूं। 240 फ्रॉड का है, 550 रिलेटेड पार्टी, 5 दोनों रिलेटेड है ना, तो 550। 5 के बाद 6 आया, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। सर 570 गोइंग कंसर्न, 570 गोइंग कंसर्न, ठीक है सर। और उसके बाद में एक फ्री में मटेरियल कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कंटीजेंसी, इन सब पर इंक्वायरी करेंगे। 240, 550, 560, 570 के दो, और मटेरियल कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और कंटीजेंसीज की बात हो रही है। फिर से बोलूँ क्या? 240, 550, 560, 570। 240 फ्रॉड का है, 550 क्या रिलेटेड पार्टीज का है सर? 5 दोनों रिलेटेड है ना, पार्टी है। 5 के बाद 6 आता है सर आपका सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद 7 जन्मों तक चलना चाहिए, गोइंग कंसर्न 570। अगर अभी तक नाम याद नहीं थे तो आज के बाद भूलोगे भी नहीं, गारंटी है मेरी। तो सर इंक्वायरी में सर 240 में क्या कोई फ्रॉड है क्या भैया? चाहे एक्चुअल फ्रॉड हुआ है, क्या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, या फिर एलिज्ड फ्रॉड है, एग्जिस्ट करता है, इस चीज की इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी मतलब पूछेंगे ही ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्चुअल, सस्पेक्टेड या फिर एलिज्ड फ्रॉड। 550 में सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, भैया उस चीज के बारे में अपन को इंक्वायरी करनी है। या फिर कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ है जो बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है क्या? सिंपल सा बात। और गोइंग कंसर्न बेसिस पर मैनेजमेंट को असेसमेंट करना पड़ता है कि ये एंटिटी चलेगी, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो भैया क्या बेसिस है? बेसिस फॉर मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, इस चीज के बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। या फिर कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन अकर हुआ है, या फिर ऐसा इवेंट और कंडीशन जिसमें क्या होता है, जिससे ये अपीयर होता है, इट मे कास्ट डाउट ऑन दी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। भैया इस इवेंट और कंडीशन की वजह से अब एंटिटी चल नहीं पाएगी, एंटिटी को बंद करना पड़ेगा, इतना बड़ा ताला लगाना पड़ेगा, क्या ये ऐसी चीजें हो रही है? इन सब चीजों के बारे में इंक्वायरी। देखो भूलो ना, इसको भूलने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर 240 क्या कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है क्या? चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ एक्चुअल, सस्पेक्टेड, एलिज्ड फ्रॉड। 550 में अपन इन सारे मैटर्स पर इंक्वायरी कर रहे हैं ना। 550 देखो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, याद भी करा रहा हूँ, तो मेरे साथ अभी करो, बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाद में दूसरा अटेम्प्ट आता है और कुछ नहीं होता। 550 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। 560 बेसिस फॉर मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। 570 कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन अपीयर हुआ है जिसकी वजह से एंटिटी को डाउट हो रहा है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मटेरियल कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और कंटीजेंसी याद रखने का, ठीक है सर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन का, और उसमें देखते हैं सर क्या देखते हैं, क्या क्या पॉसिबल इसमें चीजें होती है सर। प्लॉजिबल रिलेशनशिप ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको? प्लॉजिबल रिलेशनशिप ढूंढते हैं। जैसे कि सर अपन इसमें क्या करते हैं? ट्रेंड्स चेक करते हैं, रेशियोज करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं। तो सर एक बात बताओ, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इंक्वायरी के 3 पॉइंट। भैया किसी का इंटेंट जानना है, किसी का इंटेंट जानना है तो इंक्वायरी ही एक सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब मैनेजमेंट का अगर इंटेंट जानना है, एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इंटेंट। भैया आप क्या करना चाहते हो, एंटिटी से पूछोगे मैनेजमेंट का इंटेंशन, वो तो इंक्वायरी से ही पता चलेगा ना, सिंपल सा बात है भाई। और जब आपको उनसे रेस्पॉन्स मिला और वो रेस्पॉन्स आप इवेलुएट कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो रेस्पॉन्स मिलेगा ना, सिंपल सा बात है। तो अगर आपको कोई रेस्पॉन्स मिला तो आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाना, दिमाग लगाना, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, ध्यान रखना, अलर्ट रहना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इन इवेल्युएटिंग रेस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट
वेदर देयर आर एनी मैटर जिसकी वजह से ये लगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। इंक्वायरी आपको असिस्ट करेगी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और उसका एनवायरमेंट, ठीक है, बहुत सिंपल। अगर आपको क्या है, एविडेंस जो ऑब्टेन्ड हुआ है थ्रू इंक्वायरी इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ अबाउट मैनेजमेंट इंटेंट जानने के लिए, और क्या कोई मिस स्टेटमेंट होगा है ये देखने के लिए, तो आप वो रेस्पॉन्सेज को इवेल्युएट करना, वो रेस्पॉन्स को इवेल्युएट कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल स्केपेटिज्म लगा लेना, ठीक है। और इंक्वायरी की मदद से आप एंटिटी, इसके एनवायरमेंट को समझ सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे एरियाज जहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है, बारी वाली गलती मिलेगी, राइट। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या मैं परफॉर्म अगर आप करते हो तो वो आपको किस चीज में असिस्ट करेंगे, OIPS इसका मेमोरी टेक्निक है, ओ से ऑब्टेन कर लेंगे अंडरस्टैंड। भैया इंक्वायरी किया तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग मिली एंटिटी, उसके एनवायरमेंट की, और आइडेंटिफाई करे ऐसे एरियाज जहां पर मिस स्टेटमेंट मिल सकती है। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी सेम, ओ से ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर लाइकली टू अराइज। अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो तो सर ये आपका ऐसा ट्रेंड्स वगैरह देखोगे तो ये सारा चीज़ें आप इनकन्सिस्टेंसीज अगर होगी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, वेरी सिंपल, आपको मदद करेगा आइडेंटिफाइंग द इनकन्सिस्टेंसीज। ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज, आइडेंटिफाई कर लेना इनकन्सिस्टेंसीज को, ऑब्टेन कर लेना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इन इट्स एनवायरमेंट, और आइडेंटिफाई करना ऐसे एरिया जहां पर मिस स्टेटमेंट मिल सकती है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आइडेंटिफाई करो इनकन्सिस्टेंसीज, ठीक है, आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो तो इट विल हेल्प यू, मतलब वो किस चीज में हेल्प करेगा, किस चीज में असिस्ट करेगा प्रैक्टिशनर को, कि कोरोबोरेटिव एविडेंस। और कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या होता है, कुछ नहीं सर, कंफर्मिंग एविडेंस होता है, लिख लो। आपके पास एक एविडेंस है, आप दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके दूसरा एविडेंस लोगे और देखोगे ये दोनों चीज सेम है, मतलब कंफर्म कर रही है। अगर एक चीज दूसरे को कंफर्म कर रही है मतलब कंफर्मिंग एविडेंस मिल गया, मतलब कोरोबोरेटिव एविडेंस मिल गया अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है तो। और ये सर्व करता है एज अ एडिशनल प्रोसीजर्स जब अगर आपको अवेयर हो जाते हो कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो OIPS याद रखना, ठीक है। वेरियस मेथड्स यूज टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब सिंपल कंपैरिजन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। अब सर आपको ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स बताने, अगर रिलेटेड पार्टीज मिल गया और अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो रिलेटेड पार्टीज के दौरान क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। 240 वाला फ्रॉड हो गया या 250 वाला मतलब नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो रहा है, तो आपका क्या क्या प्रोसीजर्स होगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न 570, तो इसमें आपका क्या प्रोसीजर्स होगा। या फिर आप किसी का भी काम यूज कर रहे हो, दूसरे ऑडिटर का भी हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर का हो सकता है, ऑडिटर एक्सपर्ट का भी हो सकता है, मतलब किसी दूसरे का काम जो दूसरे ने काम किया वो अगर आप यूज करोगे तो रिव्यूअर उसमें क्या करेगा, ठीक है। रिव्यूअर मतलब प्रैक्टिशनर यहां पर, राइट। तो अगर रिलेटेड पार्टी मिलेंगे, सर रिव्यू में आपको क्या क्या करना अलाउड है, एक तो इंक्वायरी, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो पहले तो ऐसा सोने का नहीं, ऐसा अलर्ट रहने का, सो मत रहे, उठो रहे, तुम लोग भी सोते रहते हो। रिलेटेड पार्टीज के केस में आप लोग को अलर्ट रहना है, ऐसे अरेंजमेंट और ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको इंडिकेट कर सकते हैं रिश्ते और ट्रांजैक्शन। रिश्ते मतलब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यहां देखो जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं किया या फिर डिस्क्लोज नहीं किया प्रैक्टिशनर को, तो रिलेटेड पार्टीज के केस में प्रैक्टिशनर का क्या प्रोसीजर्स होगा, सवाल यही है। तो वो सोएगा नहीं, अलर्ट रहेगा फॉर द अरेंजमेंट और इन्फॉर्मेशन जो इंडिकेट करती है कि RPR और RPT है। RPR मतलब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जो मैनेजमेंट ने आपको प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं किया या फिर बताया नहीं था और डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, टू प्रैक्टिशनर। अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, आप कौन, प्रैक्टिशनर, अपन रिव्यू करते हैं, रिव्यू में प्रैक्टिशनर वर्ड यूज होता है। तो अगर आप आइडेंटिफाई करते हो ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई करता है ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो क्या करेगा यहाँ पर प्रैक्टिशनर, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी तो अलाउड है, इंक्वायरी करेगा, कितना अच्छा है, कितना सिंपल है। इंक्वायरी में पूछेगा भैया कौन से ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है वो बताओ, रिलेटेड पार्टी का पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट है क्या, पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, और इसका रेशनल क्या है ऑफ दोज ट्रांजेक्शन, बिजनेस रेशनल मतलब धंधे के हिसाब से क्या लॉजिक है, इसको क्यों इंटर किया है, मतलब उन ट्रांजेक्शन के बारे में पता करोगे तो नेचर ऑफ दोज ट्रांजेक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी और बिजनेस रेशनल ऑफ दोज ट्रांजेक्शन के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, इनसे बारे में लेना है नॉलेज अपने माइंड में, ठीक है। सीकिंग नॉलेज फ्रॉम दी मैनेजमेंट या फिर जो भी आपके अदर पर्सन है विद इन दी एंटिटी।
ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपसे रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन आए तो बोलना अलर्ट रहने का, सोने का नहीं। ऐसे रिश्तों को देखते रहना, ट्रांजेक्शन को देखते रहना जो मैनेजमेंट ने आपको प्रीवियसली बताया नहीं हो, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया हो, या फिर मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किए। अगर प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई कर लेता है ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ धंधा मतलब बिजनेस है, तो इंक्वायर करो अबाउट द नेचर ऑफ दोज ट्रांजेक्शन। ठीक है, पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टीज। रिवीजन चल रहा है फिर भी लिख रहा हूं, थैंक यू बोलो। और सर बिजनेस रेशनल ऑफ दोज ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिवीजन हो चाहे क्लास हो, भाई देखो आधी अधूरी चीजें मेरे से नहीं पढ़ाई जाती और 30 मिनट में ऐसे खत्म करने को तो कर दूं, फिर फायदा क्या है, आपको कुछ याद ही नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन में टीचर का रिवीजन ही नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का रिवीजन भी होना चाहिए, दैट्स माय पर्पस। तो सर सुनो, फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस, अगर फ्रॉड हुआ या फिर नॉन कंप्लायंस हुआ विथ लॉज एंड रेगुलेशन, अगर आपको फ्रॉड का या फिर नॉन कंप्लायंस का या सस्पेक्टेड फ्रॉड का या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन अगर आपको लगता है अकर हुआ है, तो आप कम्युनिकेट कर दो किसको, ऊपर वालों को, कम्युनिकेट विथ TCWG या फिर सीनियर मैनेजमेंट, और उनको बोलो भैया इस चीज़ का असेसमेंट करके बताओ। असेसमेंट किस चीज़ का, कि इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सर प्रैक्टिशनर काम कर रहा था, प्रैक्टिशनर को अगर पता चलता है कि कोई फ्रॉड हुआ है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड हुआ है या फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन अकर हुआ है, तो प्रैक्टिशनर कम्युनिकेट कर देगा सीनियर मैनेजमेंट और TCWG को और उनसे रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट तो असेसमेंट कर ले। किस चीज का असेसमेंट कर ले, कि भैया इस फ्रॉड का, इस नॉन कंप्लायंस का क्या इफेक्ट होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और प्रैक्टिशनर क्या करेगा, इसका इफेक्ट कंसीडर करेगा। जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है ना कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फ्रॉड का और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का क्या इफेक्ट होगा, किसने असेसमेंट किया, मैनेजमेंट ने, तो ये वाला असेसमेंट का इफेक्ट वो कंसीडर करेगा प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और अपनी रिपोर्ट पर। ठीक है, गोइंग कंसर्न 570 जो अपन पढ़ते हैं, तो सर SRE 2400 में अगर बात करें गोइंग कंसर्न के बारे में, तो अपना प्रैक्टिशनर क्या करे, अगर प्रैक्टिशनर को पता चलता है कोई इवेंट और ऐसे कंडीशंस है जिससे उसको लगता है कि एंटिटी पर सिग्निफिकेंट डाउट अराइज होता है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, तो क्या कर लेगा, यहां पर करेगा तो इंक्वायरी कर, इंक्वायरी किया, इंक्वायरी के बाद में उस जो इंक्वायरी का रेस्पॉन्स आएगा उसको कंसीडर करेगा और उन रिजल्ट ऑफ दोज इंक्वायरीज को इवेल्युएट करेगा। भैया करना तो अलाउड इंक्वायरी है ना यहाँ पर, बाकी कुछ प्रोसीजर्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ठीक है भैया, अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू में इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स दो ही चीज अलाउड है, ज्यादा दिमाग मत लगाने का। तो इंक्वायरी करनी है आपको मैनेजमेंट के प्लान्स की, कि भैया एंटिटीज एबिलिटी अब नहीं, आपको लगता है कि अब एंटिटी नहीं चलेगी, ठीक है, तो बताओ ना क्या प्लान है, मैनेजमेंट क्या प्लान है बता, और उन प्लान की फिजिबिलिटी बता, और क्या तेरे को लगता है क्या इसका आउटकम से सिचुएशन बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा है, बता ना मेरे भाई। तो अब इंक्वायर करो मैनेजमेंट से अबाउट द प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस, फिजिबिलिटी ऑफ दोज प्लान्स एंड आउटकम ऑफ दोज प्लान विल इंप्रूव द सिचुएशन, इन चीजों के बारे में आप इंक्वायरी करो, और अगर जो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स दिया तो उसको कंसीडर करना इन लाइट ऑफ ऑल दी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर C। और सर जो इंक्वायरी की आपका, तो उसका रिजल्ट्स को आप इवेल्युएट करोगे और कंसीडर करोगे कि जो मैनेजमेंट का जो आपको रिस्पॉन्स मिला वो आपको सफिशिएंट बेसिस प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के बारे में, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस पे दिखाना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, या फिर कंक्लूड कर दे कि वे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या फिर ये मिसलीडिंग है। ठीक है, इंक्वायरी करने का, उसके बाद में जो रिस्पॉन्स आया उसको कंसीडर करने का, और जो इंक्वायरी का रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करने का, और कंसीडर करना क्या मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आपको सफिशिएंट बेसिस प्रोवाइड करता है कि अब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेजेंट करना गोइंग कंसर्न बेसिस पर, या फिर हम कंक्लूड कर दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है या फिर मिसलीडिंग है। अगर दूसरे का काम अगर आपको यूज़ करना है तो प्रैक्टिशनर बस एक ही चीज़ करेगा, देखेगा, अगर कोई दूसरे प्रैक्टिशनर ने काम परफॉर्म किया या फिर कोई एक्सपर्ट है प्रैक्टिशनर का, उसने काम परफॉर्म किया और वो काम को आपका प्रैक्टिशनर यूज़ करना चाहता है, तो आपको ये देखना है कि जो वर्क परफॉर्म किया गया है दूसरे प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिर एक्सपर्ट के प्रैक्टिशनर के द्वारा वो एडिक्वेट होना चाहिए प्रैक्टिशनर के पर्पस के लिए, एडिक्वेट होना चाहिए। बात खत्म, काम खत्म, टॉपिक खत्म, 10.1 खत्म। दूसरे चार्ट पे आओ। सर एडिशनल प्रोसीजर्स बताओ, अगर प्रैक्टिशनर ऑडिट नहीं रिव्यू कर रहा था, ऑडिट यहाँ पर नहीं लेना है नाम, गोली मार दिया जाता है भाई साहब, ठीक है, तो गलती नहीं करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सांस लेने दो मुझे भी है।
सुनो सर, एडिशनल प्रोसीजर्स, अगर प्रैक्टिशनर को अवेयर हो गया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना मे बी मटीरियली मिस स्टेटमेंट, सर अगर प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना मे बी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मैं बता रहा हूँ, इस नहीं तो अगले ने उसने ने उसमें नहीं तो उसके अगले में ये सवाल तो जरूर होगा, लेकिन किस अटेम्प्ट में होगा ये नहीं पता, लेकिन एक ना एक पेपर में ये सवाल 100% पूछेगा, रोक नहीं पाएगा एग्जामिनर आपको ये सवाल पूछने से, तो याद रख लो, क्या पता अगले अटेम्प्ट में ही पूछ ले। तो सर एडिशनल प्रोसीजर्स आपको बताने, जब प्रैक्टिशनर अपना रिव्यू परफॉर्म कर रहा था ना, तो उसको कुछ ऐसा अवेयर हो गया किस चीज के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मटेरियली मिस स्टेटमेंट, मे बी मटेरियली मिस स्टेटेड, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मेरे भाई प्रैक्टिशनर मे मत कर, या तो बता है या बता नहीं है, क्या या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। तो हमारा प्रैक्टिशनर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर्स टू इनेबल प्रैक्टिशनर, दो चीज, या तो वो कंक्लूड कर देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, ये जो नो और ये यस है आपके स्टडी मेट के आईसीआई में नहीं लिखा, ये आपके भाई ने लिखा है, ठीक है, तो आपके भाई के लिए ताली बजाओ, ठीक है। तो ये आपके मास्टर ने लिखा है, ये मास्टर ने क्यों लिखा कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एग्जाम में मत लिखना ये नो, अगर आपको पूछा जाए कि आपको एडिशनल प्रोसीजर्स बनाने हैं, राइट, अगर प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटेड है, तो भैया सीधी सी बात, ये मे वाले चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंक्लूड करो या तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, या कंक्लूड करो है। अगर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो भैया आपका एक काम और नहीं बढ़ जाता, काम क्या बढ़ जाता है, वो मैटर बताना जिसकी वजह से मिसस्टेटेड है। अगर आपने बोला ना कि फाइनेंशियल, आपने कंक्लूड कर दिया कि इस मैटर की वजह से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, गेम खत्म, ठीक है, गेम ओवर। लेकिन आप कहते हो है, तो बताना कौन सा मैटर है जिसकी वजह से है कर रहा है ना। तो सर बहुत ईजी है, कितना सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहे हो सर आप, अरे बहुत सिंपल है ना। तो आप करोगे डिजाइन और परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स, उसमें आपको कंक्लूड करना है वो मैटर जिससे आप ये कह सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, इज नॉट लाइकली टू कॉज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। या फिर आप डिटरमाइन करो वो मैटर जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो आपने सर जो भी प्रोसीजर्स आपने एडिशनल प्रोसीजर्स बनाए होंगे, आपका जो प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए, तो इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द एडिशनल प्रोसीजर्स, जो एडिशनल प्रोसीजर्स आपने किए होंगे, उसमें उसके परफॉर्म करने के बाद में आप प्रैक्टिशनर मतलब आप या तो ए पर पहुंच गए होंगे, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, या फिर बी पर पहुंच गए होंगे। सर नहीं पहुंचा, ना ए पर भी ना बी पर, दोनों पर नहीं पहुंचा, इफ नॉट, तो प्रैक्टिशनर भैया कंटिन्यू करो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना अंटिल यू रीच ए और बी। अगर आपने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया तो आपको ए और बी मिल जाना चाहिए था, मतलब आप बता देते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है या फिर है। अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो प्रैक्टिशनर भैया कंटिन्यू करो अपना परफॉर्म करना, क्या, एडिशनल प्रोसीजर्स अंटिल प्रैक्टिशनर रीचेस आइदर ए और बी, जो ऊपर दिया। सर ए और बी दोनों में नहीं पहुंच पा रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, आपके वर्क पर लिमिटेशन ऑन स्कोप एग्जिस्ट करता है, मतलब स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है, आपके काम के ऊपर लिमिटेशन है, और इसकी वजह से आप अनमोडिफाइड कंक्लूजन्स दोगे, अनमोडिफाइड कंक्लूजन्स नहीं दे पाओगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन्स दोगे। सिंपल सा बात, देखो ए और बी करोगे, मतलब अगर ए और बी करते हो एडिशनल प्रोसीजर्स करके आपको ए और बी पर पहुंच जाना है। अगर आप ए और बी पर नहीं पहुंच जाते तो और एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, ए और बी पर पहुंचे। सर अगर आप ए और बी पर नहीं पहुंच पा रहे हो, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप पर स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप अनमोडिफाइड कंक्लूजन्स नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करोगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन्स दे दोगे, ठीक है। मॉडिफाइड कंक्लूजन्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे, घबराओ मत। सर एडिशनल प्रोसीजर्स में क्या क्या कर सकते हैं, भैया थोड़ा इंक्वायरी कर रहा था, अब एडिशनल इंक्वायरी कर ले, ठीक है, और या फिर और एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर ले, मतलब पहले जितना डिटेल में कर रहा था अब ग्रेटर डिटेल में कर ले, ठीक है, इंक्वायरी कर ले स्पेसिफिकली अफेक्टेड एरियाज पर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर ले अफेक्टेड एरियाज पर बहुत ज्यादा परफॉर्म कर ले, मतलब आप ज्यादा डिटेल में जा सकते हो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। या फिर अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, जैसे कि आपको टेस्ट ऑफ डिटेल और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी कर सकते हो, अगर आपको ये कंक्लूड, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं, आपको कंक्लूड करना है, अपने इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके देख लिया, अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अलाउड है, बस यहीं पर है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
एडिशनल प्रोसीजर्स इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, भैया सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ तो अगर प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है कोई भी इवेंट जो आपका डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डेट ऑफ प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट के बीच में अकर हुआ है तो आपका एडजस्टमेंट करना पड़ता है या डिस्क्लोजर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो अगर ऐसा कुछ करना पड़ता है मैनेजमेंट को बोलो ये मिस स्टेटमेंट को ठीक कर ले, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब सर आपका डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के बीच में कोई इवेंट अकर हुआ है, राइट। तो सर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया एडिशनल प्रोसीजर, आप क्या बोलोगे कि भैया अगर इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट चाहिए या डिस्क्लोजर चाहिए तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, बोलो भैया ये मिस स्टेटमेंट ठीक कर लो, जो करना है वो कर लो। प्रैक्टिशनर का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट वो कुछ नहीं करेगा। ये सारी चीजें ऐसे 560 में कवर है, आप लोग को नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको सर आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट कोई जिम्मेदारी है क्या कोई भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बट बिफोर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, सर आपका सर आफ्टर द डेट ऑफ practitioner report but before the date of financial statement are issued, इसके बीच में कोई फैक्ट है आपको पता चल जाता है। अभी आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए उस समय के दौरान आपको क्या पता चल जाता है, कोई फैक्ट के बारे में पता चलता है। और यही वाला फैक्ट अगर आपको पहले पता चलता तो आप प्रैक्टिशनर क्या कर देता, रिपोर्ट को अमेंड कर देता। अब क्या करेगा भैया अगर वो फैक्ट उसको पहले पता होता, हैड इट बीन नोन टू प्रैक्टिशनर एट द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, अगर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट पर ये फैक्ट पता होता तो उसकी वजह से अगर प्रैक्टिशनर क्या कर देता, अमेंड ही कर देता रिपोर्ट। अब तो भैया रिपोर्ट इशू कर दी, अब क्या करेगा, अब करेगा DID, डांस इंडिया डांस में सर डिस्कस करेगा क्या ये मैटर में अपने को कुछ क्या करना है, डिस्कस करेगा मैटर किसके साथ, मैनेजमेंट और TCWG के साथ, और डिटरमाइन करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है या फिर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट तुम इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्कस करेगा ये मैटर मैनेजमेंट के साथ, डिटरमाइन करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है और इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट तो ये मैटर कैसे एड्रेस करने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिशनर का काम खत्म, कोई टेंशन नहीं, वो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके देख लेगा कि जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वो सही किया, ठीक है। अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है तो नोटिफाई कर देगा मैनेजमेंट और TCWG को कि वो इशू नहीं करे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्ड पार्टीज बिफोर द नेसेसरी अमेंडमेंट। अगर मैनेजमेंट नेसेसरी अमेंडमेंट नहीं करता तो प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है तो नोटिफाई कर देगा प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट और TCWG को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टीज को बिना अमेंडमेंट किए मत इशू करना। अगर फिर भी मैनेजमेंट इशू कर देता है विदाउट द नेसेसरी अमेंडमेंट तो अपना प्रैक्टिशनर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है जिससे लोगों इस रिपोर्ट पर रिलाई ना करे, टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन दिस रिपोर्ट, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल कर दी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। जो सारे ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड हो गए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सर इस चीज का भी आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। एक तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRA फुलफिल किए और सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके और सारे ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वेरी इजी। आप सर और क्या क्या चीज़ों का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज कर दी, सर 6 चीज़ें और 6 पॉइंट और याद करना, अरे याद नहीं करना, इधर देखो 240, 250, 560, 525, 570, मटेरियल कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और कंटिजेंसी तो मैंने आपको रटवा दिया होगा अभी तक, ठीक है। तो सर आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया प्रैक्टिशनर को, मैनेजमेंट से आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि उसने प्रैक्टिशनर को डिस्क्लोज कर दिया कि कोई भी फ्रॉड हुआ या सस्पेक्टेड फ्रॉड हुआ या कोई भी पॉसिबल या फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज अगर हुआ है तो आपने सारा चीज़ें रिलेटेड पार्टी हम लोग को डिस्क्लोज कर दिया, इस चीज़ का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट का हमको डिस्क्लोज कर दिया, इस चीज़ का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, या फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट
रिलेवेंट है, जिस रिलेवेंट किस चीज़ के लिए, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी। मटेरियल कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और कंटिजेंसी, एक ही दो पॉइंट याद करवा रहा हूँ, वो भी नहीं करोगे क्या। और अगर मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो डिस्कस करना ये मैटर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उनकी इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करना और अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना, और ये डिटरमाइन करना क्या इस पर सर अपना कंक्लूजन्स पर कोई भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है क्या, DRT। डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, रीवैल्यूएट करो इनकी ईमानदारी मतलब इंटीग्रिटी, और टेक करो अप्रोप्रिएट एक्शन, और डिटरमाइन करना क्या पॉसिबल इफेक्ट प्रैक्टिशनर ले सकता है ऑन दी कंक्लूजन्स। प्रैक्टिशनर डिस्क्लेम कर देगा कंक्लूजन, भैया डिस्क्लेमर दे देगा या फिर विड्रॉ कर लेगा अगर उसको डाउट है इंटीग्रिटी पर, या मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सेम एज ऐसे 210, एग्री करो टर्म्स मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ प्रायर टू दी परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। जो एग्री टर्म्स है वो रिकॉर्ड करना है एंगेजमेंट लेटर या फिर कोई भी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। रिकरिंग, जो दोबारा रिव्यू एंगेजमेंट आप कर रहे हो तो आपको इवेल्युएट करना है क्या कोई ऐसे टर्म्स रिवाइज हुए हैं, या फिर हमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को इनको टर्म्स रिमाइंड करना है क्या, तब आप रिकरिंग एंगेजमेंट में सर नया एंगेजमेंट लेटर भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपको एग्री नहीं करना है, अगर आपको बोला जाए कि चेंज इन टर्म्स में चेंज कर लो, भैया आपको नहीं एग्री करना है अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन आपको मिल रहा है तो आप एग्री कर सकते हो टू चेंज इन द टर्म्स, वरना अपने टर्म्स को चेंज नहीं करना है। इफ प्रायर टू दी कंप्लीटिंग रिव्यू एंगेजमेंट कंप्लीट करने से पहले प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप एंगेजमेंट को चेंज कर लो, जिससे नो एश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड, फॉर विच नो एश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड, प्रैक्टिशनर शेल डिटरमाइन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। भैया आप अभी रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हो, इसको बोल रहा है कि भैया नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, उसमें चेंज कर लो, तो आप नहीं करोगे तब तक जब तक आपको इस चीज़ का रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं लगे। अगर टर्म्स चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एग्री कर लेगा और नए टर्म्स को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, सेम 210 वाली कहानी है, आपको वहाँ पढ़ी है तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा। सर प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट के एलिमेंट वेरी इजी, इसको 5 मिनट में खत्म कर देंगे। टाइटल, एड्रेसी जो सर्कमस्टेंसेस होगी उसके हिसाब से। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यूड है, अगर कोई समरी है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की तो उसको रेफर कर दो और स्टेट करना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू है। भैया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डब्बा बनेगा, उसकी 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और वो इंटरनल कंट्रोल जो नेसेसरी है वो उसने लगा लिए हैं टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पज वाले हैं तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है पर्पज और इसके यूजर्स बताने पड़ते हैं, और अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई पर्पस और यूजर्स दोनों लिखे हुए हैं तो आप रेफरेंस दे सकते हो टू नोट इन दी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें ये वाली इंफॉर्मेशन है। ये वाली इंफॉर्मेशन मतलब जिसमें पर्पस और यूजर्स के बारे में बताया। ठीक है, उतना ही पढ़ो। पॉइंट नंबर F पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए तो प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, और प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एक्सप्रेस करेगा कंक्लूजन्स ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको रीड ही करना है, रटना नहीं है। ठीक है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें इसकी लिमिटेशन क्या है ये सारी चीज़ें बतानी है, और ये सारे स्टेटमेंट डालने कि ये रिव्यू एंगेजमेंट जो इस SRE 2400 के अंदर है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इसमें हम लोग प्राइमरी क्या करते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, और जो प्रोसीजर्स हम लोग रिव्यू में करते हैं ना वो सब्सटेंशियली लेस है दोज परफॉर्म्ड इन ऑडिट। भैया ऑडिट में तो बहुत काम करते हैं ना, और यहाँ पर हम लोग कोई ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और कंक्लूजन पैराग्राफ डाल देना, ऑडिट में ओपिनियन पैराग्राफ जाता है, यहाँ पर कंक्लूजन पैराग्राफ जाता है। कंक्लूजन क्या चीज़ का कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। ठीक है, अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ऑन दी FS इज मॉडिफाइड तो एक पैराग्राफ अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग दैट कंटेन्स प्रैक्टिशनर मॉडिफाइड कंक्लूजन्स एज अप्रोप्रिएट, और आपको डिस्क्रिप्शन देनी है उस मैटर की जिसकी वजह से ये मॉडिफिकेशन अराइज हुआ है। ठीक है, वेरी सिंपल, रीड करना, ज़्यादा दिमाग लगना मत लगाना। रेफरेंस दे दो प्रैक्टिशनर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। भैया रिव्यू कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ता है, तो आप इस चीज़ का रेफरेंस दे देना इस रिपोर्ट में कि आपने कंप्लाई किया रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ। जो डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट है, भैया पहले आपके एविडेंस आते हैं उसके बाद में आप रिपोर्ट में डेट डालते हो। ठीक है, तो
जो आपकी डेट होगी प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच प्रैक्टिशनर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। यहाँ ऑडिट नहीं आएगा, यहाँ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस आएगा। इंक्लूडिंग बीइंग सेटिस्फाई, और प्रैक्टिशनर खुद को सेटिस्फाई कर लेगा जो सारे स्टेटमेंट है जिसमें जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एप्लीकेबल एफआरए, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, सारे स्टेटमेंट बन चुके हैं, ठीक है। और प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर और प्लेस ऑफ सिग्नेचर जो सिटी होता है वही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब प्लेस का, हाँ प्लेस ऑफ सिग्नेचर नॉर्मली वो सिटी होता है, ठीक है। तो आपका ये प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के एलिमेंट आपको बस रीड करने हैं, सारा डेटा वही है जो अपन इस पूरे चैप्टर में, पूरे मतलब एसआरई में पढ़ते हैं। आप स्पेशल इसके लिए मेहनत ना करना, रटने का आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। सर आप एक चीज और नोट कर लेना, है ना, देखो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप ऑडिट करोगे ना तो पहले ओपिनियन पैरा आता है, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, राइट। पर अगर आप रिव्यू कर रहे हो ना तो बेसिस फॉर, अगर कोई भी कंक्लूजन है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर, तो बेसिस फॉर कंक्लूजन पहले आएगा और उसके बाद में कंक्लूजन पैरा आएगा। तो आप अपने नोट्स में ये वाली लाइन लिख लेना, ये लाइन नहीं है और कभी भी एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है, प्लीज नोट। अगर रिव्यू रिपोर्ट की बात करें, बेसिस ऑफ कंक्लूजन इज बिफोर द कंक्लूजन पैरा, ठीक है। जो बेसिस ऑफ कंक्लूजन पैरा है इज इमीडिएटली बिफोर द कंक्लूजन पैरा, बेसिस पहले आता है, कंक्लूजन बाद में आता है, ठीक है। अब आप आओ सर, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में जाता है क्या? हाँ सर, वो भी जाएगा। इम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, सर अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि यूजर का अटेंशन ड्रॉ करवाना है, जो मैटर आपका पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है, और प्रैक्टिशनर के जजमेंट में लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है भैया, किस चीज के लिए? फंडामेंटल है यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इस मैटर को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर इस पे आपको ड्रॉ करना है अटेंशन यूजर का, बोलेंगे ए यूजर इधर देख, ऐसा, तो सर आप इम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ डाल सकते हो, डाल सकते हो। ये तभी डालना आपने जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया उस मैटर पे जिस पे आप यूएमपी डाल रहे हो, और उस पे आप श्योर हो, उस पर आप ये कंक्लूड करते हो कि ये मैटर की वजह से तो भैया मिस स्टेटमेंट नहीं है, और आप यूएमपी डाल सकते हो इमीडिएटली आफ्टर दी कंक्लूजन पैरा, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिस ऑफ कंक्लूजन पैरा पहले आता है, उसके बाद कंक्लूजन पैरा, और उसके बाद में आप ईयूएम डाल सकते हो, एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल सकते हो, राइट, अंडर द हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सर अदर मैटर पैराग्राफ भी जा सकता है क्या प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में, जैसे ऑडिट रिपोर्ट में जाता है? हाँ सर, यहां पर भी जा सकता है, अदर मैटर पैराग्राफ जा सकता है। अगर प्रैक्टिशनर कंसीडर करता है इट इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर अदर देन, भैया उनको छोड़ो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड है और डिस्क्लोज, उनके अलावा अगर प्रैक्टिशनर के जजमेंट में प्रैक्टिशनर को लगता है कि यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर की क्या क्या अंडरस्टैंडिंग, रिव्यू को समझने के लिए, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारियों को समझने के लिए, या प्रैक्टिशनर रिपोर्ट को समझने के लिए कुछ चीजें वो डिस्क्राइब करना चाहता है, तो ओएमपी में बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपका लॉज एंड रेगुलेशन से प्रोविट नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज? रिव्यू समझाने के लिए, रिपोर्ट समझाने के लिए, किसकी? प्रैक्टिशनर की, और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए। ट्रिपल आर है भैया, रिव्यू, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट है, कितना इजी है। सर डॉक्यूमेंटेशन सेम एज 230, बस यहां पर नाम ऑडिट की जगह रिव्यू हो जाएगा, ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूं। डॉक्यूमेंटेशन में देखो प्रैक्टिशनर डॉक्यूमेंट करेगा क्या क्या, अगर आप काम करते हो तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, तो सर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किया है प्रैक्टिशनर ने, वो डॉक्यूमेंट कर लेना। सर अगर आपने काम किया तो कुछ तो मैटर अराइज हुआ होगा ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुआ है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, कुछ कंक्लूजन्स रीच हुई, कुछ जजमेंट्स जो बनाए, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर लेना। अब भैया आपने काम किया तो आपके कुछ सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए, और उसके में हर काम का रिजल्ट मिलता है, हर काम का फल मिलता है, जैसे सनम तेरी कसम उस वक्त नहीं चली, अभी चली, ठीक है सर। तो जो काम आपने किया उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको मिलता है, तो जो भी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, तो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दोज प्रोसीजर्स आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। आपने काम किया तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, काम किया होगा तो कोई मैटर अराइज हुआ होगा तो उनको भी डॉक्यूमेंट कर लो, और जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उस काम से, और जो कंक्लूजन फॉर्म हुआ है वो आप क्या कर लो? डॉक्यूमेंट कर लो। और भैया ये
काम किसने किया, किस डेट पर किया, किस डेट पर ये काम कंप्लीट किया, इस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करो। इस काम को किसने ये रिव्यू किसने परफॉर्म किया, ये भी आप डॉक्यूमेंट कर लेना। अगर आपका कोई भी मैनेजमेंट और TCWG के साथ डिस्कशन हुआ है, किसी भी सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए हैं और ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, उसको भी आप क्या करोगे सर, डॉक्यूमेंट कर लोगे। अगर इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाई हुई थी, अगर ए प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट है प्रैक्टिशनर के फाइंडिंग से, तो प्रैक्टिशनर ने उसको इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया होगा। तो कैसे एड्रेस किया, इसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। हाउ इनकंसिस्टेंसी वाज एड्रेस, ये भी डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, काम किया, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म, काम किया होगा तो सर कुछ मैटर आया तो सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। रिजल्ट आया तो रिजल्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द, जो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीजर्स और जो कंक्लूजन आई उसको भी आप डॉक्यूमेंट कर लो। किसने ये रिव्यू, इसका रिव्यू किसने परफॉर्म किया, ये जो काम हुआ है उसका रिव्यू किसने किया और ये काम किसने किया, इसको भी आप डॉक्यूमेंट कर लो। कोई डिस्कशन हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट कर लेना। और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई हुई थी तो इस इनकंसिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया, वो भी आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे ना मेरी जान। मजा आ रहा है ना? देखो जल्दी जल्दीबाजी में इतना ही मजा आएगा, ठीक है। बट सुनो, इतना ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर गिविंग इट मोर देन, मतलब जितना टाइम देना चाहिए उससे ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं ना। वी आर गिविंग इट सफिशिएंट टाइम। तो सर मॉडिफाइड कंक्लूजन्स अगर आपको देखना है तो आप इसको देख लो और आप इसको अपने कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। ऑडिट में ओपिनियन जाता है, इसमें मॉडिफाइड कंक्लूजन्स जाता है, ठीक है। अगर जो मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन जा रहा है वो मटेरियल भी है पर परवेसिव है, वो मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन ज़्यादा है, आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है कोई भी मिस स्टेटमेंट के बारे में, मतलब वो ऐसा मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन अराइज हो रहा है वो मटेरियल और परवेसिव एडवर्स कंक्लूजन चला जाएगा। डिस्क्लेमर कंक्लूजन्स, आपको लगता है कि पॉसिबल इफेक्ट इस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मटीरियल भी है और परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर कंक्लूजन चला जाएगा। क्वालिफाइड कंक्लूजन्स में दो केस, अगर वो मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है वो मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। और पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, आपको लगता है कि मटीरियल है और परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड कंक्लूजन्स। ये आप लिख लो, आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं आपको फटाक से ये टिक करवा देता हूं। रिपोर्टिंग, अगर प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड कंक्लूजन्स कब देगा, अगर क्वालिफाइड कंक्लूजन्स तब देगा अगर प्रैक्टिशनर क्या कंक्लूड करता है कि इफेक्ट इस मैटर का जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन अराइज हो रही है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो आपका सर क्वालिफाइड कंक्लूजन्स चला जाएगा। एडवर्स कंक्लूजन्स कब जाएगा, सर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन अराइज हो रहा है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, ठीक है। इसको आप लोग रीड कर लेना, ये बस लैंग्वेज है ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। वही है नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, जिसकी वजह से हमें ये ना लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज है। अगर आप एडवर्स कंक्लूजन्स देते हो तो आपकी क्या लैंग्वेज होगी, बेस्ड ऑन अ रिव्यू ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया है इन द बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है इसमें। जो बेसिस फॉर कंक्लूजन पैरा है, अगर आप एक चीज और देख लो सर, अगर आपका प्रैक्टिशनर जो है वो अभी कोई कंक्लूजन फॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो क्वालिफाइड कंक्लूजन्स कब देगा, अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्या देगा, क्वालिफाइड कंक्लूजन्स देगा। और अगर वो कंक्लूड कर देता है पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, इस अनडिटेक्टेड गलती का जो इफेक्ट होगा पॉसिबल इफेक्ट वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेम कर देगा कंक्लूजन्स। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया ना वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आप प्लीज 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 इसको नोट डाउन कर लेना, इस पर आप कोई कमी मत रखना, ठीक है। तो आओ अब अभी देखो सर, इन दी बेसिस फॉर कंक्लूजन पैरा, अगर जो अपना कंक्लूजन पैरा है तो उसमें आप क्वालिफाइड कंक्लूजन्स दोगे या फिर एडवर्स कंक्लूजन्स दोगे, तो जो बेसिस है जो आप बनाओगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन या बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन्स, उसमें डिस्क्राइब कर देना और क्वांटिफाई कर देना फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। सर इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा इस मिस स्टेटमेंट का, उसको आप डिस्क्राइब करना और क्वांटिफाई करना, किसमें, अगर आप बेसिस ऑफ क्वालिफाइड कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में और एडवर्स वाले पैराग्राफ में, बेसिस ऑफ एडवर्स कंक्लूजन वाले पैराग्राफ और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड कंक्लूजन्स में। अगर कोई भी डिस्क्लोजर मिस स्टेटेड है तो ये डिस्क्लोजर कैसे मिस स्टेटेड है भैया, अगर आप नेरेटिव डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हो, नेरेटिव डिस्क्लोजर्स क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट होते हैं, रिटन आप इंफॉर्मेशन देते हो भैया, बस यहां पर नंबर की बात नहीं होती। देखो आप लिख लेना,
डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। ये बस नंबर्स नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट है जिससे स्टेक होल्डर्स को मदद होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और आउटलुक को समझ सके, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए रटना नहीं है, ठीक है। नैरेटिव डिस्क्लोजर्स मतलब जो लिख के अपन ने पूरा नैरेटिव डिस्क्लोजर दिया है, तो अगर उसमें लगता है कि आपको कोई भी सर क्या हुआ है, सर उसमें क्या हुआ है, कुछ मिस स्टेटमेंट है, तो आपको बताना ये डिस्क्लोजर्स कैसे मिस स्टेटेड है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ओमिटेड है तो उसका नेचर ऑफ ओमिटेड इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। और वेरी सिंपल, जो हर जगह पढ़ते हैं, प्रैक्टिशनर विड्रॉ कर सकता है इंगेजमेंट से। कब सर? जब लिमिटेशन ऑन स्कोप है, रिव्यू पर लिमिटेशन ऑफ स्कोप है और वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस जिससे वो कंक्लूजन्स दे सके, और इसका पॉसिबल इफेक्ट, इस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का पॉसिबल इफेक्ट क्या है, मटीरियल है और परवेसिव भी है। तो और विड्रॉल आपको लॉज एंड रेगुलेशन के अंडर परमिशेबल है, तो आप विड्रॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप डिस्क्लेम करते हो कंक्लूजन्स, तो आप सीधा सीधा लिखोगे ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, ये लैंग्वेज है, ये सब सेम होती है, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन नहीं है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया, इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर कंक्लूजन्स प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू फॉर्म अ कंक्लूजन्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी की वजह से अकॉर्डिंगली प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस अ कंक्लूजन्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी हैव कंप्लीटेड SRE 2400 विद इन 1 आवर, ठीक है। बहुत मजा आया होगा आप लोग को, और मैं आपको बता दूं आपके पेज 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू पेज 3, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा ना, प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ना, है ना, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच।